हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल ईपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में फुल डिटेल जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ एकदम ठीक है पूरा। ठीक है, वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी डेरिवेशन। तो इससे पहले अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो मतलब अपने साथियों को, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के सभी छात्रों के पास अपने, ठीक है, उनके पास शेयर करें। ठीक है, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सबको शेयर तो करना ही है। ठीक है, कि जिससे कि गांव में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहले बात आती है कि क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं उदाहरण लूँ यहाँ पर, उदाहरण ये मेरे पास उदाहरण है। उदाहरण में क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। ठीक है, तो मैं जब इसका अपघटन कराता हूँ तो H2O2 और इसका अपघटन करा दें तो H2O प्लस 1/2O2, मतलब आधा मोलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है और एक अणु किसका बनता है? जल का बनता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे प्रायोगिक तौर पर प्राप्त हुआ है कि क्या यह जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसी एक अभिकारक के एक अणु पर, किस पर? अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर। वह है अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास शुगर का प्रतिपन। ठीक है, ये हमारे पास उदाहरण है। ठीक है, शुगर का प्रतिपन आप जानते हैं क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं इसे। ठीक है, इंग्लिश में। अब इसका मतलब शुगर का इन्वर्जन करना है आपको, तो मैं देखता हूँ इसका उदाहरण क्या है। तो शुगर, इसका सूत्र आपको पता है, तो इसका सूत्र होता है C12O22 और H22HO11 प्लस H2O। इससे रिएक्शन करता है तो क्या होता है इसमें आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड बनेगा वो C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये जो है वो शुगर है। ठीक है, और ये तो आपको पता है वाटर मतलब जल। ठीक है, और ये क्या है? तो ये ग्लूकोज है भाई। क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है भाई? तो ये फ्रक्टोज है। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, इन दोनों में अंतर। ठीक है, कभी फिर बताएंगे आपको। तो इन दोनों में बहुत ही, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सूत्र आपको दिख रहे हैं दोनों
समान दिख रहे हैं, समान है ना, C6H12O6 C6H12O6 दोनों समान है ना। अब मुझे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसे, तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड है, ये जो दोनों हमें उत्पाद प्राप्त हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो सिर्फ शुगर के अणु पर निर्भर कर रही है। किस पे, शुगर के अणु पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब यही मैंने बताया था आपको कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वह अभिकारक के एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा और एक उदाहरण आपको बताऊं तो इसी तरह का उदाहरण होता है एक एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या है, एसिटिक अम्ल का अपघटन। ठीक है, क्या, एसिटिक अम्ल का अपघटन, एसिटिक अम्ल का अपघटन। एथिल एसीटेट का अपघटन। ठीक है, एथिल एसीटेट का अपघटन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या सूत्र बनता है। तो ये होता है CH3COO C2H5। ठीक है, इसका अपघटन जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, क्या बनेगा, तो CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, वो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर भी जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं, उस अभिकारक में अभिकारक के एक अणु मतलब एथिल एसीटेट की सांद्रता पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर कर रही है। ठीक है, या अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसे लिखता हूँ। क्या है ये, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक के एक अणु की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसमें हमने आपको ये उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण रहे हैं आपके सामने। क्या ये नीचे वाला दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, सही है, ओके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो ये है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन केवल अभिकारक यही है, अभिकारक के एक अणु, इसके एक अणु यहाँ पर भी एक अणु की सांद्रता परिवर्तन, इसकी सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ठीक है, प्रथम कोटि की तो आप देख लेंगे हम आगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक एवं समाकलित वेग समीकरण। माना कि ठीक है, माना कि अभिक्रिया, ठीक है, मेरे पास एक अभिक्रिया है, वो क्या है, ये रहा R और ये। ठीक है, R यानी कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक सामान्य अभिक्रिया है मेरे पास। तो इसका वेग समीकरण आपको पता है क्या होता है, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या होता है, मैंने आपको अभिक्रिया की दर पीछे बढ़ाया, तो ये क्या होता है, माइनस dR/dt। ठीक है, ये अभिक्रिया की दर होती है। अब मैंने आपको बताया है कि अब जो अभिक्रिया की दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, वह है अभिकारक के जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होती है। ये भी मैंने आपको बताया है। तो जब मैंने आपको वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक पढ़ाया था, तो वेग स्थिरांक के निकल के आया था, तो वहाँ पर के में मैंने आपको पढ़ाया था, तो जो बताया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो उसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनल, इसे मैं ये लिख सकता हूँ R और इसकी पावर n, अभिक्रिया की कोट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या करें हम, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर बराबर, इसी को बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के आर और इसकी पावर एन। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हटा दो, ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया है, तो ये क्या क्या मिल गया है, तो वेग स्थिरांक। ये क्या 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 है, वेग स्थिरांक है भाई। क्या है, वेग स्थिरांक। ये क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है इसके बारे में डिटेल। तो और जो n है, n क्या है भाई, n बराबर अभिक्रिया की कोटि है। क्या है भाई, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये जो हमें समीकरण मिला है, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 1, ये पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब n का मान इसमें पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के और r की पावर n का मान इसमें रख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये r का r रहेगा, पीछे में 1 हो गया था। ठीक है, तो इसका मान r है तो r ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर r का मान ये r ही रहेगा, तो मैं इसे हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाता है माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के आर, ये रहेगा। ठीक है, अब इससे हम अगर जो इसका पक्षांतर ये इधर ले जाओ, इस r को इधर ले आओ और इसे dt को उधर ले जाओ, तो ये हमें क्या दिखेगा, और इसे भी एक ही साथ कर दो, इस माइनस को भी इधर स्थानांतरित कर दो, चेंज कर दो, उधर रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी, ये आर हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम बाहर ले आए तो ये नीचे आर बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, क्या मिला हमें, बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, ओके, दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो मुझे समीकरण मिला है, ये जो समीकरण मिला है, इस समीकरण का क्या करें हम। ठीक है, तो इधर देखते हैं क्या करना है इसका हमें। ठीक है, उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर समाकलन, क्या करना है, समाकलन लेने पर। ठीक है, समाकलन लेने पर। ठीक है, तो चलिए समाकलन ले लें, इसका बहुत ही आसान है। तो ये क्या हो जाएगा समाकलन लेने पर, ये हो जाएगा आपका, अब आपको मैंने पीछे पढ़ाया है एक चीज और, अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा उसे। तो समाकलन क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी, ये हो जाएगा। अब समाकलन तो ले लिया किसके सापेक्ष, तो आपको पता है हमने क्या पीछे पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था जो अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया होती है वो मैंने अभिक्रिया आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, प्रारंभ में अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की जो प्रारंभ में अभिकारक अभिक्रिया में प्रारंभ में अभिकारक की जो सांद्रता होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टी बराबर 0 समय पर जो अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है, उससे मैंने माना कि ये आर, ठीक है, नॉट है या आर 0 है। ठीक है, और उसके बाद मैंने टी बराबर टी समय बाद
जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी हो गई है, आर टी हो गई है। ठीक है, तो मैं इसी के सापेक्ष मैं यहाँ पर डिफरेंशियल ले रहा हूँ, और डिफरेंशियल लिया जाता है प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की ओर। तो ये प्रारंभिक अवस्था है हमारे पास, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये अभिकारक की अंतिम सांद्रता। तो उसी के सापेक्ष हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, और यहाँ पर आर टी। अब यही चीज समय के लिए अप्लाई कर दो। प्रारंभ में समय इतना था, अंतिम में इतना है। प्रारंभ में इतना था और अंतिम में इतना है। तो ये 0 था प्रारंभ में, और कितना हो गया, टी समय हो गया, कुछ समय बीत गया। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमें क्या मिलता है, तो मैं कुछ स्टेप इसमें छोड़ देता हूँ, इसमें ये बाहर लाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिलता है हमें एल एन, ठीक है, एल एन आर, ठीक है, और ये आर जीरो आर टी बराबर माइनस के पीछे जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो इसमें ये एल एन एक्स्ट्रा आ गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और इसके बाद ये टी, और टी का मान क्या था, 0 से टी। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या होता है कि इसका इसमें करिए गुणा इसका इसमें करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका करेंगे तो ये क्या हो जाता है, एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो बराबर माइनस के टी। ठीक है, वो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टी माइनस 0। ठीक है, ये ठीक। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये इसे, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए जरा, इसे एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो बराबर माइनस के टी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे ये वाला पोर्शन आपको पता चल गया है। अब इस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ, तो ये हमें क्या मिलेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसे क्या लिख सकते हैं भाई, हाँ इसे पहले इधर ही ले जाओ, उधर ले जाओ, फिर मैं दूसरा बताऊंगा। ठीक है, तो एल एन आर टी ये हो जाता है एल एन आर टी बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। ठीक है, तो ये समीकरण हमें मिलता है। ठीक है, ये समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण के थोड़े और एक्सपेक्ट देख लीजिए। इस समीकरण को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, वैसे तो हमें इसकी आवश्यकता है तो मैंने वो निकाल लिया है। इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन आर टी अपॉन आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, और अगर जो मैं ऐसे टी को बाहर, के को बाहर ले आऊँ तो ये हो जाता है के बराबर 1 टी एल एन आर टी अपॉन आर जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसी के डिफरेंट तरीके से मैंने ऐसे लिख दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब आगे बढ़े यहाँ से, तो ये जो समीकरण मिला है यही तो है समाकलित वेग समीकरण। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, समाकलित वेग समीकरण ये ही है। ठीक है, चलिए अब आगे भी देखना है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो यही समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, ये जो आप समाकलित वेग समीकरण देख रहे हैं, इसी समाकलित, ये जो समाकलित वेग समीकरण है वो सरल रेखा, जो सरल रेखा समीकरण होता है उस सरल रेखा समीकरण के समतुल्य होता है। क्या होता है, उस सरल रेखा समीकरण के क्या होता है, समतुल्य होता है। ठीक है, तो चलिए, तो जब समतुल्य होता है तो क्या होगा, ये ठीक है, अब सरल रेखा समीकरण। ठीक है, तो पहले तो इसी समीकरण की बात करते हैं, तो एल एन
आर टी बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। ठीक है, तो ये समाकलित वेग समीकरण है। और सरल रेखा समीकरण क्या होता है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है। तो इसमें c का मान क्या होगा, तो c का मान हमारा ये है, x का मान हमारा t है, और m का मान माइनस k है, और y का मान एल एन आर टी है। ठीक है, तो ये मान मिल गए हैं। अब जैसे आप क्या किया था, हमने जैसे कल सरल रेखा के समीकरण बनाए थे, वो डिपेंड किस पे कर रहे थे, m के मान पर, मतलब प्रवणता पर। ठीक है, प्रवणता का मान पॉजिटिव है तो ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन थी वो ऊपर की तरफ प्राप्त हो रही थी, और जो m का मान निगेटिव था तो उसकी लाइन नीचे की तरफ प्राप्त हो रही। तो यहाँ पर m किसके समतुल्य है, माइनस के, तो k का मान कैसा है, माइनस है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा होगा भाई। ठीक है, तुलना कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास इधर हमने क्या लिया है, इधर हम बाई एक्सिस लेते हैं तो हमने इधर कौन सी एक्सिस ली, एल एन आर टी ये लिया है। ठीक है, और इधर क्या लिया है, टाइम, क्या लिया है, टाइम टी। ठीक है, एक्स एक्सिस लेते हैं इधर तो इधर टी ले लिया है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या है, सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एल एन आर जीरो। क्या होता है यहाँ पर भाई, एल एन आर जीरो। ठीक है, ये होता है स्थिरांक है, एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है सांद्रता। यहाँ पर एल एन आर जीरो, यहाँ पर एल एन आर जीरो। प्रारंभ में अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो अधिकतम होती है, तो कांस्टेंट होगी ना वहाँ पर तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट होती है। ठीक है, आगे और क्या बचा है, सी बचा है, वो सॉरी एम बचा है, तो ये के बचा है ना, ये इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, क्योंकि के माइनस में है, तो ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं के बराबर माइनस ढलान, ढाल। ठीक है, ये ठीक है, ये बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं m बराबर जो है वो माइनस के है, इसलिए ये हमें प्राप्त होता है। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, बहुत ही मैंने ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने पीछे आपको सरल रेखा समीकरण को पढ़ा दिया है, बता दिया है कैसे बनता है इसका ग्राफ, तो उसी के आधार पर मैंने ये ग्राफ आपको बना दिया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी निकल के आ गई हैं। ठीक है, दोनों में रिलेशन भी आ गया है। तो ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक, ये रहा वेग व्यंजक आपका, ये रहा। ठीक है, और समाकलित वेग समीकरण आपका ये रहा। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे अभिक्रिया की अर्धायु काल, हाफ लाइफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और दोनों के लिए, तीनों के लिए भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करें। ठीक है, और सभी के पास शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक जितना आप शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा से अच्छा और भी कंटेंट में और थोड़ा और भी मेहनत करके आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए